जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। तो आज हम आप सबके बीच बच्चों इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हुए हैं और आज का जो हमारा क्लास होगा वो कक्षा 10 का साइंस है बच्चों। क्लास 10th यानी क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से आज हम आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। और बच्चों इसमें कक्षा 10 में क्या होता है कि बच्चे उसमें फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी भी पढ़ते हैं बच्चों। तो हम आपको तीनों बताएंगे बच्चों, फिजिक्स भी बताएंगे, केमिस्ट्री भी बताएंगे और बायोलॉजी भी बताएंगे। तो आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, साइंस का पहला भाग है जो है केमिस्ट्री। और उसका बच्चों जो है चैप्टर लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रिया उनके समीकरण। ठीक है बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों, कैसे एक पदार्थ मिलकर एक जो है नए पदार्थ का निर्माण कैसे करते हैं बच्चों। तो अधिकतर बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि सर केमिस्ट्री नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज हम आप सबको एकदम सिंपल भाषा में बहुत सटीक तरीके से बता देंगे कि केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ना है बच्चों। ठीक है। अधिकतर बच्चों को यही कमेंट आता रहता है कि सर अब केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखा करिए बच्चों। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि केमिस्ट्री आपको बहुत ही सरल लगेगा। ठीक है, बस एक बार आप उसमें मन लगा लीजिए, केमिस्ट्री हवा हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 साइंस। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? क्लास 10 साइंस। इसमें बच्चों आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया उनके समीकरण, दूसरा है अम्ल एवं क्षार एवं लवण पढ़ना है बच्चों, तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है धातु आधात एवं उपधात, और चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों कार्बनिक यौगिक। क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है। तो चलते हैं हम पहले चैप्टर की तरफ बच्चों। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? पार्ट 1 है, अध्याय 1 है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया उनकी क्या है? समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया उनके समीकरण, ये पाठ का नाम है बच्चों। तो इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखिएगा। इसमें पहले हम बच्चों पढ़ते हैं, पहला हेडिंग हमारा जो होगा, पहला हेडिंग होगा बच्चों भौतिक परिवर्तन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहला भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भौतिक परिवर्तन क्या होता है, चलिए आप इसे देखिएगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। फिर इसका बच्चों हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। कक्षा 10 में बोर्ड में आप जब पेपर देने बैठेंगे तो उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बच्चों। उसमें 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में से हर बार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से ये क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है। तो द्रव्य में होने वाला जो परिवर्तन होता है, कोई द्रव्य होता है उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन पाया जाता है बच्चों, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हम देखेंगे बच्चों, जैसे देखिएगा कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिएगा, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें, वह परिवर्तन जिसमें, जिसमें नए नए पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, उसे, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक, जो भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आइए इसे हम समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे कैसे समझेंगे। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में फिजिकल चेंजेस कहते हैं बच्चों, और ये एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण नहीं होता है बच्चों। यानी इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसका संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो संगठन होगा, जो द्रव्यमान होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें बच्चों कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, उदाहरण हम देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप कह सकते हैं जल का, जल का वाष्प होना, जल का वाष्प होना। जैसे बच्चों जल का वाष्प होना, जब जल बच्चों ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तो वो अपने वाष्प में बदल जाता है, यानी भाप बन के उड़ जाता है। तो वो भी एक कौन सा परिवर्तन होता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन पहचानने का बच्चों ये ट्रिक ये होता है कि जिसमें वाष्पन शब्द आ जाए, वाष्प बने, या जिसमें गलना शब्द हो जाए, जिसमें गलने की क्रिया हो और क्वथनांक की क्रिया हो, हिमीकरण की क्रिया हो और बच्चों संघनन की क्रिया होती है, ये सब के सब भौतिक परिवर्तन में आता है। जैसे आप कह सकते हैं, ये पहला उदाहरण है बच्चों। दूसरा उदाहरण आप कह सकते हैं कि जो है जल का जल का बर्फ जल का बर्फ में परिवर्तन। ये भी उदाहरण आपका बच्चों भौतिक परिवर्तन है। जब किसी जल को आप जो है बर्फ में परिवर्तित कर दोगे तो वो आपका कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें जब जल का बर्फ बनता है तो बच्चों इसमें हिमीकरण होता है, ये जम जाता है, जिससे हमारा क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं लोहे को, जैसे बच्चों कोई लोहा है, क्या है कि लोहे लोहे को रक्त रक्त तप्त तक गर्म करना। जैसे बच्चों ये भी आपका उदाहरण हो गया, लोहे को रक्त तप तक गर्म करना। इसका मतलब ये होता है जब लोहे को आप पिघलाओगे, यानी जो लोहा पिघलता है वो भी आपका कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। आप कह सकते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना, ये भी बच्चों आपका कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, तो हम आगे चलते हैं, अब रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। अभी हम आपको जस्ट भौतिक परिवर्तन बताएं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो अब रासायनिक परिवर्तन की तरफ चलेंगे। रासायनिक परिवर्तन बच्चों, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, जितनी अब क्रियाएं होती है बच्चों, सबके सब रासायनिक परिवर्तन होती है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक पदार्थ से दूसरे नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा, वह वह परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें जिसमें एक पदार्थ से दूसरे दूसरे नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है निर्माण हो जाता है हो जाता है उसे उसे रासायनिक रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन कहते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ से दूसरे नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों की एक पदार्थ लीजिए, उससे एक नए पदार्थ का निर्माण कर देंगे, तो वो आपका जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि जितनी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे बच्चों संयोजन अभिक्रिया हो या वियोजन अभिक्रिया हो या अपघटन अभिक्रिया हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो, योगात्मक अभिक्रिया होती है, सबके सभी अभिक्रियाएं जो होती है वो सब के सब जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसके हम उदाहरण को देखते हैं। इसमें उदाहरण क्या क्या होता है बच्चों, देखिएगा। जैसे जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाएगा, पहला उदाहरण देखिए बच्चों, सभी उदाहरण हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन का भोजन का पाचन भोजन का पाचन होना। ठीक, जब बच्चों हम सब भोजन लेते हैं तो हमारे में भोजन का पाचन हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। तो ये एक परिवर्तन, आपका जो परिवर्तन होगा, यानी भोजन का पाचन होना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा है, इसी प्रकार भोजन का पकना भोजन का पकना। जब बच्चों भोजन पकाया जाता है तो वो भी एक आपका क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों।
इसी प्रकार देखिए तीसरा बच्चों, इसी प्रकार होता है। तीसरा है अंगूर का किण्वन, किण्वन होना। ये बच्चों अंगूर का किण्वन होना, यानी अंगूर का किण्वन होना भी ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों। अगर किण्वन शब्द आता है तो आप कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार बच्चों चौथा जो है आपका है दहन। दहन, दहन की भी प्रक्रिया जो है, दहन आपका बच्चों कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। और जैसे आप बीज का उगना, जो है मोमबत्ती का जलना, ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे भी हम देखते हैं उदाहरण। ठीक है। तो चौथा हो गया आपका क्या, दहन बच्चों। इसी प्रकार अगला देखिएगा, पांचवा जो है, पांचवा उदाहरण जो है बच्चों आपका है, पांचवा है मोमबत्ती का, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना भी आपका कौन सा परिवर्तन होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए छठवा जो है आपका है, देखिए बीज का पौधे, बीज का पौधे में बदलना, ये भी आपका बच्चों जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार सातवां देखिएगा, जैसे मानव में, या मानव में क्या, बच्चों में, बच्चों में वृद्धि। देखिए बच्चों में वृद्धि, इसी प्रकार आप पौधों में वृद्धि भी कह सकते हैं। ये आपका कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार से तमाम परिवर्तन होते हैं, जो भी एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है बच्चों, वो आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। एक और इसमें बच्चों पूछा जाता है, जैसे आठवां है, देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम का जलना, जैसे मैग्नीशियम का जलना। ठीक। तो ये सब जितने उदाहरण है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने आपको लिखाया। ठीक है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, इसके बाद पढ़ेंगे उसके प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कि कैसे होता है रासायनिक अभिक्रिया। हम किसी भी अभिक्रिया को कैसे जो है अभिकारक से उत्पाद में कैसे परिवर्तित करेंगे बच्चों, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है। चलिएगा देखिए, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा, तो हमारा हेडिंग जो रहेगा बच्चों वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। तो आप हेडिंग लगाएंगे रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब होता है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। चलिए तो इसे हम पहले समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक जो है अभिकारक होता है बच्चों, और उत्पाद होता है। ठीक है। तो अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं बच्चों, अभी हम आपको बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बच्चों Zn है, और प्लस H2SO4 है, और इक्वल टू, देखिए ये जिंक है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर देगा। जैसे जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो जिंक जो है सल्फेट गैस जो है, सल्फेट से अभिक्रिया कर लेता है, ये बना लेता है बच्चों ZnSO4, और प्लस H2 बना लेता है। तो ये देखिए क्या था, जिंक सल्फेट से अभिक्रिया कर लिया, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसमें एक पदार्थ से क्या हुआ बच्चों, दूसरे नए पदार्थ का निर्माण हो गया। यानी जब जो है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, एक पदार्थ से आपका नए पदार्थ में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो चलिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये कैसे होता है, जैसे आप दो पदार्थ को मिक्स कर दीजिए, दो पदार्थ को आप मिक्स करेंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो वो आपका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा, ठीक है। जब एक या एक या एक से जब एक या एक से अधिक अधिक
पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ को मिलाकर मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं एकदम सिंपल सा है बच्चों कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप कह सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक परमाणु मिलते हैं, तो एक नए परमाणु एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आइए हम इसे एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं कि कह रहे हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं, पदार्थ या आप कह सकते हैं एक या एक से अधिक परमाणु मिलते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं जैसे जैसे जिंक, जैसे क्या है बच्चों? जिंक। क्या है? जिंक। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और इक्वल टू ये बनेगा बच्चों जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए, तो जैसे बच्चों देखिएगा एक रिएक्शन है जो कह रहे हैं कि जिंक, जैसे आप क्या ले लीजिए? जिंक ले लीजिए और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए बच्चों। ये जो जिंक है और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को आप क्या करिए? मिक्स कर लीजिए। देखिए ये एक या एक से अधिक पदार्थ है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देंगे तो एक हमारा नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो वही आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया होने के लिए बच्चों आपको जो है मिलाना पड़ेगा। जब आप किसी जो है पदार्थ को मिक्स करेंगे तो आपका एक नया पदार्थ बनेगा, और जब एक नया पदार्थ बन जाता है तो वही आपका क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अगर नहीं बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कह रहे हैं कि बच्चों जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक क्या होता है बच्चों? जेडन होता है। जिंक क्या है? जेडन है। और जिंक एक प्रकार का बच्चों धातु है। जिंक क्या है? धातु होता है। ठीक है, धातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग कर धनायन बना लेते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो प्लस, फिर देखिए प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। अब ये देखिए तीर है, इसे इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, एरो का चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि जिंक सल्फेट, जिंक का मतलब बच्चों होता है Zn, सल्फेट का मतलब होता है SO4। ये बन गया आपका जिंक सल्फेट। क्या बना बच्चों? जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस मतलब होता है H2। क्या है बच्चों? H2 है। तो देखिए यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया तो एक नया पदार्थ हमारा जिंक सल्फेट बन के तैयार हुआ। तो यही पूरी प्रक्रिया, ये बच्चों पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम इसमें थोड़ा सा आपको और ज्यादा नॉलेज देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये देखिए, ये जो तीर होता है, ये एरो जो होता है, इसमें जो है इसके दाएं तरफ, ये बच्चों जैसे देखिए ये दाया हो गया, ये दाया पक्ष हो गया, और ये क्या हो गया? बाया पक्ष हो गया। एक अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया होती है उसमें एक दाया पक्ष होता है और एक क्या होता है? बाया पक्ष होता है बच्चों। ये एरो रहेगा, तीर रहेगा, इसके दाएं तरफ क्या होता है देखिए, और इसके बाएं तरफ क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। तो एरो के बच्चों दाहिने साइड जो होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद बनता है। इस तरफ जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और इस तरफ जो रहते हैं बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सर
अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो बच्चों ये अभिक्रिया है, इसमें कोई पदार्थ क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, तो आप कह सकते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है पूरा, ये पूरा क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें जो भाग लेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे ZN और आपका H2SO4 क्या है बच्चों, अभिकारक है। ये अभिकारक मिक्स हो रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये जो बन रहा है, ये आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है। तो और एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, और अगर इसी तीर के ऊपर, इस तीर के ऊपर जैसे हम लिख दिए Fe लिख दिए और ZN लिख दिए, कुछ इस पे लिखा जाता है, तो ये आपका क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। क्या होता है बच्चों, उत्प्रेरक होता है। ठीक है। तो चलिए इसे हम परिभाषा के दौर पर समझेंगे कैसे, क्या उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं। तो चलिए इसकी भी परिभाषा देखते हैं बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक हम रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, देखिए एक रिएक्शन और देख लीजिएगा। जैसे आपका है Fe प्लस H2SO4 और इक्वल टू FeSO4 और प्लस H2। ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है बच्चों। जितनी अभिक्रियाएं हैं, जितने रिएक्शन हम आपको बताएंगे, सब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो ये Fe क्या है बच्चों, लोहा। ये एक धातु है। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो Fe क्या है, धातु है। अभी हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे धातु और अधातु, तो उसमें आपको बताएंगे कि धातु कैसे पहचाने जाते हैं, अधातु कैसे पहचाने जाते हैं। तो Fe और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक। जब ये Fe सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बच्चों रिएक्ट करता है, तो इसे हाइड्रोजन को, या Fe हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे हाइड्रोजन को हटा देगा, Fe उसी का स्थान ले लेगा और ये सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा, तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस H2। तो ये FeSO4 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, FeSO4। इसे हम कहते हैं फेरिक सल्फेट। इसे आप कहेंगे, Fe को क्या पढ़ते हैं, फेरिक। तो ये आपका बन गया क्या, फेरिक सल्फेट। ठीक है। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अभी हम बताएं कि ये तीर होता है, तीर के इस तरफ क्या होते हैं, दाया। ये क्या होता है, दाया। और दाएं तरफ क्या होते हैं बच्चों, उत्पाद होते हैं। दाएं तरफ क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। और ये तीर का ये बाया साइड होता है। और इस तरफ क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। इस तरफ क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक होते हैं। तो आप चलिए हम समझते हैं उत्पाद और अभिकारक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हेडिंग हमारा रहेगा अभिकारक। क्या है, अभिकारक, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजेंट। रीजेंट माने क्या होता है, अभिकारक होता है। ठीक है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक, देखिए बच्चों, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, जैसे देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें तीर के बाएं साइड जितने आपके पदार्थ रहेंगे, सबके सब आपके क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जैसे देखिए कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से है बच्चों, Fe है और प्लस H2SO4 है। क्यों है, क्योंकि ये बाएं साइड है। एरो के बाएं साइड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और वही अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद का निर्माण कर देते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये आपका क्या है, अभिकारक की परिभाषा है बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार देखिए उत्पाद, उत्पाद की परिभाषा क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उत्पाद को हम इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिएगा, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया,
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। चलिए आइए बच्चों इसे हम देखते हैं, समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बच्चों ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें जो तीर के दाहिने तरफ बनेंगे, जितने दाहिने तरफ बनेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, वो सबके सब क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक होते हैं। जैसे इसमें FeSO4 ये बन के तैयार हुआ बच्चों, कैसे बना, अभिकारक से। अगर आपके पास बच्चों अभिकारक होगा तभी आपका उत्पाद बनेगा, अगर अभिकारक हमारे पास नहीं रहेगा तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है दाहिने तरफ जो आपका बनकर तैयार हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो जैसे इसमें FeSO4 और H2 क्या है बच्चों, ये आपके क्या है, उत्पाद है। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन हुआ, ये अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया में हमने आपको समझाया अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अब बच्चों आइए हम समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद, जैसे जब कोई रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो धीमे धीमे चलती है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत तेजी से संपन्न होती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो ये कारण होता है उत्प्रेरक। तो आज ये हम समझते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट माने क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं देखिएगा, देखिए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वह वह यौगिक वह यौगिक या परमाणु होता है। उत्प्रेरक वह यौगिक या परमाणु होता है जो जो रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है उसे उसे परिवर्तित कर देता है, परंतु परंतु स्वयं परंतु स्वयं अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहता है। उसे उसे उत्प्रेरक उसे उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए देखिए बच्चों कि उत्प्रेरक क्या होता है, कह रहे हैं कि उत्प्रेरक वह यौगिक या परमाणु होता है। बच्चों उत्प्रेरक यौगिक के रूप में रहेगा या परमाणु के रूप में रहेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि उत्प्रेरक वह यौगिक या परमाणु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, और परंतु स्वयं क्या रहता है बच्चों, अपरिवर्तित रहता है। यानी ऐसा पदार्थ होता है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बदल देता है। और या तो आप कह सकते हैं बदलने में आप कह सकते हैं बढ़ा भी देगा और घटा भी सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल बच्चों जैसे देख लीजिए, हमारे पास जो है एग्जाम्पल है, मान लीजिए जैसे कोई एल्कीन हो बच्चों। एल्कीन मतलब जैसा है कि जब दो कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है, इसे इसका नाम है बच्चों एथीन। इसका नाम क्या है, एथीन है। ठीक है, तो अगर इस पर जो है आप इसमें हाइड्रोजन से आप इसका आप चयन करा देंगे तो इस पर एक एक निकिल निकिल या पैलेडियम
ये दो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं बच्चों। इसी तीर यानी एरो के ऊपर आपके क्या रहेंगे, कोई परमाणु के रूप में या कोई यौगिक के रूप में रखा रहेगा, तो उसी को हम क्या करते हैं बच्चों, उत्प्रेरक कहते हैं। और ये इस अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बच्चों ये जब अभिक्रिया होगी तो इसे क्या करेंगे, तेज कर देंगे, और ये अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ा तेजी से संपन्न हो जाएगा, प्रोडक्ट जल्दी से बना लेगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH3, जिसे हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो जब कोई रिएक्शन होगा तो उसमें ये उत्प्रेरक लगाए जाते हैं, और उत्प्रेरक का कार्य ही होता है कि वो अभिकारक को जल्दी से उत्पाद में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और उत्प्रेरक स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, वो जैसे अभिक्रिया में है वैसे ही बने रहेंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की तरफ चलेंगे बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद हम एक एक बारे में जो है पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब हेडिंग रहेगा बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के, देखिएगा, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया बच्चों निम्न प्रकार की होती है, बहुत सारे अभिक्रियाएं होती है। तो आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 10 के लिए जो भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसके लिए हम आपको वीडियो ये बना रहे हैं, और ये बहुत अच्छा ही अभिक्रिया होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे क्या, इसमें आप ये ना कहिए कि सर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, 9 प्रकार, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो पहला अभिक्रिया देखिए, जो आपको जो है सिलेबस में है वो ध्यान दीजिएगा। तो पहला है बच्चों आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या इसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसका एक नाम और है बच्चों, क्या है, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया, या इसे हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया, क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, या इसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा आपका है बच्चों, देखिएगा, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया, या इसका एक नाम और है बच्चों, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है बच्चों, देखिएगा, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार चौथा बच्चों आपको पढ़ना है उष्मा, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों पांचवा आपको पढ़ना है उष्मा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसी प्रकार बच्चों आपको पढ़ना है, छठवा है बच्चों अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी प्रकार बच्चों सातवां अभिक्रिया जो आप पढ़ेंगे वो है आपका उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी प्रकार बच्चों हम आठवां पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, या इसे हम, या इसका एक नाम और है उपचयन, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार बच्चों हम नवा क्रिया जो पढ़ेंगे वो होगा अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार बच्चों जो हम 10वां अभिक्रिया पढ़ेंगे वो है रेडॉक्स अभिक्रिया,
रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों आपके सिलेबस में इतनी अभिक्रिया है जो आपको इस कक्षा 10 में जो अभिक्रियाएं हैं इतना ही आपको पढ़ना है। तो आज हम आपको जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो आपके बुक में 10 प्रकार की अभिक्रिया दी गई है और आप इसे जो है पढ़िएगा, और ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताते हैं। तो पहला बच्चों जो है आपका क्या है, देखिए संयोजन अभिक्रिया, इसे हम युगात्मक अभिक्रिया और संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार बच्चों वियोजन अभिक्रिया है, या इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार बच्चों आपका विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार जो अभिक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, उष्माशोषी अभिक्रिया हो गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया है। इसी प्रकार आपका ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये बोर्ड में देता है, टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाता है कि अपचयन और उपचयन में परिभाषा लिखिए। तो ये बच्चों देखिए अपचयन अभिक्रिया इस बार ये एग्जाम में आया था, पहचानने के लिए दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ये हो गया, ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बोर्ड में आपको ये नंबर अच्छे नंबर देकर जाते हैं। तो ये है आपकी अभिक्रियाएं बच्चों। ठीक है, तो कल हम आपके सामने लेकर आएंगे, एक एक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे बच्चों। आज के लिए आप इतना ही पढ़िए। तो अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को पास से बच्चों शेयर करिए, और उनको ये भी अच्छा मैटर आप प्रोवाइड करिए, और अच्छे से अच्छा मैटर हम आपको इसी प्रकार एक एक वीडियो आपको कक्षा 10 के लिए और कक्षा जो आपके संपर्क में कक्षा 12 वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं। इसी चैनल पे आप देखिएगा, और जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने बच्चों केमिस्ट्री, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद।